नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय इतिहास की यात्रा का यह 85वां व्याख्यान है और इस व्याख्यान के अंतर्गत हम पूना समझौते के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो पूना समझौता था उस किस चीज़ से संबंधित था। पूना समझौता सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यानी कम्युनल अवार्ड से संबंधित हुआ करता था। हम देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय क्षेत्र में फूट पैदा करने के लिए कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात रखी गई, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो कुछ भारत के नेता हुआ करते थे, इन नेताओं के द्वारा यह मांग पहले से ही चली आ रही थी। चूँकि एक वर्ग जो दलित समुदाय हुआ करता था, इसमें प्रतिनिधित्व को लेकर बातें उठ रही थी। इससे कुछ शिक्षित व्यक्ति, जिनमें हम देख सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर जैसे महान व्यक्ति निकल कर आते हैं और इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं और कम्युनल अवार्ड को प्रोत्साहन देकर इनकी जो दलितों की सीटें हैं उनको बढ़वाने का प्रयास किया जाता है और ब्रिटिश सरकार भी इसमें साथ देती है, चूँकि इसके द्वारा भारतीय क्षेत्र में अव्यवस्थाएं पैदा हो रही थी। आइए समझने का प्रयास करते हैं पूना समझौते के बारे में। पूना समझौता, इसके लिए आपको डेट याद रखनी है। 25 सितंबर 1932 की यह घटना है, जिसे पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि परिस्थितियाँ कैसे पैदा हुई। परिस्थितियों में आपको देखना है कि महात्मा गांधी जी ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय के विरुद्ध प्रतिक्रिया प्रस्तुत की। यानी जैसे ही इनके द्वारा देखा जाता है कि भारतीय क्षेत्र को दो भागों में बांटा जा रहा है, यानी यहाँ पर देखा जा रहा है कि जितने भी धर्म हैं सबके लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा यह मान्यता दी गई थी कि आपके द्वारा जो भी एक माइनॉरिटी है या जो भी अलग अलग धर्म होते हैं उनको अलग अलग प्रतिनिधित्व देने की बात करी गई, जिसमें ये देखा जाता है कि उसमें उसी जाति का नेता हुआ करता था और उसी जाति के लोगों द्वारा उसको वोट दी जाती और उसी प्रकार वह जीत के निकल कर आते। इस प्रकार की बातों को देखते हुए भारत में जो कि भारत की अखंडता थी, भारत को तोड़ने का प्रयास यहाँ से किया जा रहा था, इस पर महात्मा गांधी जी द्वारा प्रतिक्रिया दी जाती है। और हम देखते हैं कि इन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, यानी इस समय पर जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड हुआ करते थे, उनको पत्र लिखकर इस अधिनियम को समाप्त करने का अनुरोध करते हैं। और हम देखते हैं कि परंतु उसकी सकारात्मक उत्तर न मिलने पर गांधी जी यरबदा जेल में आमरण अनशन की घोषणा कर देते हैं। यानी हम देखते हैं कि जिस प्रकार के यहाँ पर कार्य किए जा रहे थे, इन कार्यों को समाप्त करने के लिए, इन पर लगाम लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए महात्मा गांधी इस पर प्रतिक्रिया देते हैं। प्रतिक्रिया के स्वरूप इनके द्वारा जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हुआ करते थे रैमजे मैकडोनाल्ड, उनको पत्र लिखा जाता है कि आप इस पर कुछ विचार कीजिए। और इस जो बात जो कि बहुत ही सोच समझकर यह भाषा जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा फेंका गया था, अतः इस पर एक स्पष्ट प्रतिक्रिया इनको प्राप्त नहीं होती और स्पष्ट प्रक्रिया प्राप्त न होने के कारण महात्मा गांधी जी द्वारा अपना जो आइडिया होता है, जो कि हम हमेशा से देखते आ रहे हैं कि जैसे अनशन है और शांतिपूर्ण आंदोलन की जो भी इनकी व्यवस्थाएं थी, उसके अनुसार यह फिर से कार्य प्रारंभ कर देते हैं। 1932 का समय होता है। महात्मा गांधी यरबदा जेल में ही आमरण अनशन की घोषणा कर देते हैं। संपूर्ण देश में इसको लेकर उत्तेजना की स्थिति की लहर उठ पड़ती है। यानी हम देख सकते हैं कि 1932 के समय ही गांधी जी की हालात कुछ इस तरह से हुआ करते थे और अपनी उम्र दराज होने के कारण इनकी स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी और ख़ासकर इनका जो आमरण अनशन था, आमरण अनशन से इनकी स्थिति बहुत ही बिगड़ चुकी थी और इसको लेकर भारत के सभी नेताओं एवं भारतीय जनमानस में इसके लिए प्रतिक्रियाएँ निकल कर आ रही थीं। इस अनशन से गांधी जी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। अतः मदन मोहन मालवीय जी, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, भारतीय हिंदू विश्वविद्यालय यानी जो बनारस में मौजूद है, जिनके संस्थापक इनको माना जाता है, इन्होंने एनी बेसेंट के साथ मिलकर भी भारत के लिए कार्य किए हैं। इनके बारे में हमने पहले ही अध्ययन किया है और भी हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं महात्मा गांधी जी के साथ इनके संबंध के बारे में, जो कि पूना समझौते के दौरान रहे। मदन मोहन मालवीय जी इनकी स्थिति को देखकर सामने निकल कर आते हैं और अंबेडकर सहित विभिन्न जातियों के नेताओं द्वारा एक सम्मेलन बुलाया जाता है। इनमें मदन मोहन मालवीय जी होते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते हैं और साथ ही
जो भी विभिन्न जातियों के कम्युनल नेता हुआ करते थे, जिनके द्वारा अपना पार्टिसिपेशन जो कि चुनाव में डालने वाले थे, उनका एक सम्मेलन व्यवस्थित किया जाता है। चूँकि यह सम्मेलन इसलिए व्यवस्थित किया जाता है क्योंकि इससे जो कि महात्मा गांधी इससे अप्रभावित थे, यानी इस चीज़ का विरोध कर रहे थे। अतः यरवदा जेल में जो इनकी आमरण अनशन हुआ करता था, इससे बहुत ही अव्यवस्थाएँ फैल जाती। अगर इस खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो और इस स्थिति में भारत में बहुत सी अव्यवस्थाएँ फैल जाती और कोई भी एक व्यवस्थित सरकार भारत में निकल कर नहीं आती। अतः भारत की स्थिति को सुधारने के लिए यहाँ के जो महापुरुष हुआ करते थे, मदन मोहन मालवीय, भीमराव अंबेडकर और विभिन्न जातियों के नेताओं द्वारा यह सम्मेलन बुलाया जाता है, ताकि एक आसान और सभी को साथ लेकर चलने का एक रास्ता निकाला जा सके। जिसमें हम देखते हैं महात्मा गांधी जी के उपवास के 6वें दिन 25 सितंबर 1932 को यह समझौता हुआ, जिसे पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। यरवदा जेल पुणे में मौजूद है, जो कि आपको पता होगा। और यह जो समझौता है 25 सितंबर 1932 के समय पर होता है। इसे पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते पर गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर दोनों ही अपनी सहमति प्रदान करते हैं, यानी कुछ बातें महात्मा गांधी के द्वारा रखी जाती हैं और भीमराव अंबेडकर जो कि दलितों के नेता हुआ करते थे, उनके पक्ष में बहुत सी बातों को रखा करते थे। अतः इनके द्वारा अपनी बातें रखी जाती हैं, साथ ही महात्मा गांधी की बातों को भी रखा जाता है। दोनों की बातों को सामने रखकर एक आपसी सहमति प्रदान करने का प्रयास यहाँ पर किया जाता है। आइए और जानकारी लेते हैं पूना समझौते से संबंधित। 25 सितंबर 1932 डेट आपको याद रखनी है। इस समझौते के अनुसार हिंदुओं और दलितों को प्रतिनिधित्व संयुक्त रूप से बचा रहा। यानी हम देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर समझौता हुआ, जो कि सरकार द्वारा यहाँ पर परिवर्तन किया गया था, वह परिवर्तन जैसा का तैसा ही रहा। अतः हम देख सकते हैं, किंतु यहाँ पर हम देख सकते हैं जो यहाँ पर परिवर्तन निकल कर आए, इनमें हम देख सकते हैं किंतु प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों के लिए 148 सीटें आरक्षित कर दी गई, जो कि पूर्व में 71 थीं। 71 सीटें हुआ करती थीं, जो कि बढ़ाकर 148 कर दी गई। कहाँ पर? प्रांतीय विधानमंडलों में। और आगे हम देखते हैं कि इसके साथ ही केंद्रीय विधानमंडल यानी केंद्रीय स्तर पर जो विधानमंडल हुआ करता था, यहाँ पर 18% सीटों को आरक्षित कर दिया गया। सरकारी नौकरियों में दलितों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उन्हें आरक्षण प्रदान किया गया। साथ ही आगे हम देखते हैं, इस समझौते को ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय में शामिल कर लिया। यानी जो भी समझौता यहाँ पर होता है, जो भी यहाँ पर बातें होती हैं, इनके MOU के यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इनकी बातों को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। इस समझौते से महात्मा गांधी, कांग्रेस व दलित वर्ग दोनों ही संतुष्ट हो जाते हैं, चूँकि आमने सामने की बात होती है। अतः ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या चाहिए था? उनके लिए चाहिए था कि भारत की जनता किसी भी प्रकार इस प्रकार की बातों को मान ले। और दूसरी बात यह है कि जब भी यह समझौता होता है, कुछ इसमें भारतीय लोगों के, कुछ सांप्रदायिक लोगों के जो कि यहाँ कर नेता हुआ करते थे, उनके हित भी जुड़े हुए थे। अतः सबकी बातें स्वीकार कर ली जाती हैं। अतः दोनों ही वर्ग इससे संतुष्ट हो जाते हैं। इस समझौते से दलितों को पहले की अपेक्षाकृत राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। यानी पहले जो यहाँ पर प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ करता था, उससे अधिक इनको प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिससे उनके महत्व में भी वृद्धि होती है, यानी वह अपने आप को एक नेता के तौर पर रिप्रेजेंट करने लगते हैं। उनके लिए एक विकास के अवसर पैदा होते हैं। चूँकि हम देख सकते हैं कि भारत में विभिन्न जातियाँ जो ऐसी हुआ करती थी, जातिवाद के चलते बहुत ही दबी कुचली हुआ करती थी। इनके बारे में कोई लोग सोचते नहीं थे। अतः इनके जो नेता निकल कर आए, जिन्होंने इनकी स्थिति को सुधारने का प्रयास किया, और इन्हीं प्रयासों के चलते आज हम देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की जातियाँ आज उच्च वर्ग की जातियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं, और शैक्षणिक संस्थानों में एक से बढ़कर एक नेता निकल कर आते हैं। नौकरियों में इनका जो विकास हो रहा है, जिस प्रकार यह नौकरियों में पद प्राप्त कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है। और हम देख सकते हैं कि इसी प्रकार की बातों को हम एकत्रित कर आपके सामने लाते रहेंगे। और हम देख सकते हैं कि पूना समझौते से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वह आप प्राप्त कर चुके होंगे। और किसी भी प्रकार का प्रश्न पूना समझौते से संबंधित आपसे पूछ लिया जाता है तो इस लेक्चर के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त की गई हो।
बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, अतः आपको इसके संबंध में जानकारी प्राप्त होना आवश्यक है। और इसी प्रकार की जानकारी के साथ आज का व्याख्यान समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।